अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप ठीक हैं? आपका जो फेडरल बोर्ड का थर्ड सेट है कंप्यूटर साइंस का, इसका सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे भेज दिए। आपके दो सेट्स फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे हैं, एक सेकंड सेट है, एक थर्ड सेट है। सेकंड सेट का सॉल्यूशन तो गिवन है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थर्ड सेट के सेक्शन ए पे बात करेंगे। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू जो टॉपिक होगा उसको भी कोशिश करेंगे रिवाइज़ हो जाए। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका इस पेपर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रांजिशंस इज वैलिड। एक टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोसेस स्टेट डायग्राम, वो ये टॉपिक भी आपका अच्छी तरह रेडी होना चाहिए, शॉर्ट में आ सकता है ये। अब उसमें डिफरेंट स्टेट्स थी हमारे पास। हमारा प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट करता है। हमने इसमें से बताना ये है कि कौन सी ट्रांजिशन वैलिड है। अच्छा, कोशिश करें कि आप चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लें। अभी रेडी से आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में अगर हो तो रेडी से वो ब्लॉक में नहीं जा सकता, इट इज़ इनवैलिड। रेडी से ब्लॉक में नहीं जाता, रेडी से रनिंग में जाता होता है, ठीक है? तो ये तो इनवैलिड हो गई। ब्लॉक से रनिंग में नहीं जा सकता। एक प्रोसेस ब्लॉक्स हुआ है तो ब्लॉक से उस वो पहले रेडी में जाए, तो ये भी इनवैलिड है। टर्मिनेटेड टू रनिंग की बात करें तो प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो गया, अब उस डेफिनेटली अब वो दोबारा रनिंग में नहीं आएगा, ठीक है? तो एक ही ट्रांजिशन आपके पास वैलिड बचती है, दैट इज रनिंग टू रेडी। यानी अगर आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो रेडी में आ सकते हैं, ठीक है? ये आपको याद होगा, हमने बात की थी कि रनिंग से रेडी में आने की दो वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि आपका प्रोसेस जिसको प्रोसेसर मिला और वो 2 माइक्रो सेकंड के लिए मिला, सपोज दैट 2 नैनो सेकंड के लिए मिला। जब वो 2 नैनो सेकंड्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो आपका प्रोसेस जो रन हो रहा था, वो दोबारा रेडी में आ जाएगा, ठीक है? तो दूसरी वजह उसके रनिंग से रेडी में आने की ब्लॉकिंग होती है। बहरहाल दिस इज़ ऑप्शन सी, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। रनिंग से आपका प्रोसेस रेडी में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम चैप्टर 1 सॉरी। Which one of the following types of processing has grouped transactions executed in a sequence? यानी वो कौन सी प्रोसेसिंग है जिसमें हम एक ग्रुप बना लेते हैं आपकी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का, तो दैट इज बैच प्रोसेसिंग। बैच का लफ्जी मतलब भी ग्रुप होता है, ठीक है? ये हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है? उनमें ये एक टाइप है और ये आपकी फर्स्ट टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में 7-8 एमसीक्यू सिर्फ मैं डिस्कस करूं। इसमें दो छोटे-छोटे क्लिप बना लेंगे ताकि आप बोर ना हो इसमें लेंथ की वजह से। फोर्थ थर्ड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में आपके पास स्टार्ट में ही चैप्टर के ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, जिनमें विंडोज़ है, डॉस है, यूनिक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चारों टाइप्स भी अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए जी। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, विंडोज़ में और डॉस में डिफरेंस, जो आपके नोट्स में गिवन है। जीयूआई और सीएलआई में डिफरेंस के नाम से ये टॉपिक गिवन है नोट्स में, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी जैसे सी ड्राइव है आपकी या डी ड्राइव है, इसके कंटेंट्स को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो कौन सी डॉस कमांड हम यूज़ करेंगे? तो वो कमांड है आपकी dir, ठीक है? याद रखना है आपने, dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, dir। क्वेश्चन 4 जो है, इट इज फ्रॉम चैप्टर 2। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है, इन विच द ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। हमने सेकंड चैप्टर में फेजेस पढ़े थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, और उनमें से एक फेज पढ़ा था हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज, जिसमें हमने बात की थी कि जब आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। उसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े थे इम्प्लीमेंटेशन के, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल, पायलट और फेज्ड। तो उसमें से जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हम क्या करते हैं,
ओल्ड सिस्टम को डायरेक्टली हम न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी ओल्ड सिस्टम सारा आपका ख़त्म हो जाता है और नया सिस्टम हम लॉन्च कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसमें ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। ये चारों मेथड्स जो हैं इम्प्लीमेंटेशन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, ठीक है, प्री बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है, इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमारे पास इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 3, इसमें एक वेरिएबल ए है जिसमें 10 स्टोर है और एक इक्वेशन है b इक्वल a प्लस प्लस। तो व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन b, पूछा ये जा रहा है कि b में क्या स्टोर होगा। a में तो 10 स्टोर है और b इक्वल है a प्लस प्लस के। आप याद रखें, रिकॉल कर लें कि हमने बात की थी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वेरिएबल के बाद लगा हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, पहले उस वेरिएबल a की वैल्यू एज इट इज b में आ जाती है, आ जाएगी, शिफ्ट होगी, बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। अभी चूंकि a में 10 है तो वो 10 एज इट इज b में शिफ्ट होगा, तो डेफिनेटली b की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन 6 इज फ्रॉम चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने बात की थी कि अगर हमने लूप के स्टार्ट में कंट्रोल को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। Which one of the following statements transfers the control to the start of loop body, यानी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल को लूप बॉडी के स्टार्ट में ट्रांसफर कर देती है, डेट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इज कंटिन्यू। ले जी, यहीं पे स्टॉप करते हैं, 6 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग MCQs पे बात करेंगे।